हमने आपसे कुछ समय पहले वादा किया था कि हम अपने YouTube चैनल पर एक डिटेल वीडियो डालेंगे कि जिसके अकाउंट अगर फ्रीज हो रहे हैं और वो कैसे ओपन कराए जाएं, वो बैंक के द्वारा फ्रीज किए जा रहे हैं या साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किए जा रहे हैं, MHA के द्वारा फ्रीज किए जा रहे हैं। कई लोगों में कन्फ्यूज़न होती है कि मेरा अकाउंट तो बहुत दूर से फ्रीज है, मेरा अकाउंट कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, मेरा यहाँ से फ्रीज है। तो हम इस पर एक डिटेल वीडियो देने वाले थे और आज हम इसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस अकाउंट को बंद रहने देना है या उस अकाउंट को चालू कराना है। तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो रहेगा अकाउंट फ्रीज का। आजकल देखो समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है अकाउंट के फ्रीज होने की। भारत के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग साइबर सेल से लोगों के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं और उस फ्रीज का रीज़न कुछ भी हो सकता है। मेन जो फ्रीज होते हैं वो या तो गेमिंग विड्रॉ के थ्रू होते हैं या P2P ट्रेडिंग है, USDT सेल है, या फिर आपने किसी को माल बेचा, आप एक व्यापारी हैं, आपने किसी को माल बेचा, उनको डिफेक्टेड गुड्स प्राप्त हुए, अब उन्होंने आपसे इस चीज़ की कंफर्मेशन ना करते हुए सीधा साइबर सेल में कंप्लेन कर दी तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। सबसे पहले 3 कन्फ्यूजन है जो जानते हैं, जो लोगों को जिस बात पे कन्फ्यूजन होती है कि साइबर सेल का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, NCRP नंबर है और MHA नंबर है, क्या ये तीनों अलग अलग हैं या एक ही चीज है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक होता है MHA से। अगर किसी का MHA से लगा है, सेकंड आपके पास आता होगा NCRP और थर्ड आपके पास आता होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। सवाल ये है क्या ये तीनों चीजें एक ही हैं या अलग अलग हैं। मैं आपको बताता हूँ तीनों चीज एक ही हैं। जब 1930 पे कॉल किया जाता है तो वो कॉल सीधा MHA में लगता है, MHA इसको NCRP को रेफर कर देता है और फिर ये कंसर्न IO के पास जाके वही आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वही आपका NCRP नंबर है और वही आपका MHA नंबर है। ये तीनों अलग चीज नहीं है, ये तीनों एक ही चीज है। ये एक 14 डिजिट का नंबर होता है, ये 14 डिजिट का नंबर हो सकता है। ये चाहे MHA का हो, चाहे एक्नॉलेजमेंट नंबर हो, चाहे NCRP हो, ये तीनों एक ही चीज होती है। इससे आपको ये पता लगता है कि किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया है। आपके पास एक व्हाट्सएप पे या आपके पास टेक्स्ट में एक मैसेज आता होगा जिसमें लिखा होता होगा कि योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड ड्यू टू द कंप्लेन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो यही है। इसके अलावा फर्दर इसमें इनकम टैक्स की तरफ से भी अगर कहें तो हम वो भी फ्रीज किया जा सकता है, ED की तरफ से भी फ्रीज किया जा सकता है, CBI की तरफ से भी फ्रीज किया जा सकता है। ये आपको पहले सुनिश्चित करना है कि आपका जो अकाउंट है वो साइबर सेल द्वारा फ्रीज किया गया है या आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कुछ ज़्यादा हो गई हैं जिस वजह से इनकम टैक्स ने आपके बैंक को नोटिस भेजा है, या आपका अकाउंट ED या CBI के रडार पे है जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है। अब तक हमने बात कर ली कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज होता है, MHA से, NCRP से, एक्नॉलेजमेंट नंबर से, ED से, इनकम टैक्स से या किसी और कारण से हो सकता है। एक बार बार आपको सुनने में आता होगा कि खुद बैंक ने आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया है। अब ये क्या चीज़ है ये समझते हैं। क्या बैंक लायबल है आपके अकाउंट को फ्रीज करने के लिए? देखिए बैंक कभी अपनी इंटरनल इंक्वायरी के चलते आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है। हालांकि ये अनैतिक है, बैंक को ऐसी कोई पावर नहीं है, लेकिन बैंक क्या करती है आपको ये कहते हुए कि आपके अकाउंट में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन आ गई है जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और आपके अकाउंट में वो कहीं और सोर्स से आई है। हालांकि बैंक के पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन बैंक आपके अकाउंट को इंटरनल इंक्वायरी कहते हुए तब भी फ्रीज करती है। अगर बैंक ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है तो आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच जाइए, बैंक से कंफर्म कीजिए और बैंक को आप जो भी बैंक आपसे डॉक्यूमेंट मांगे KYC से रिलेटेड या बैंक आपसे जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रूफ मांगे आप उसको प्रोवाइड करा दीजिए। ये एक टेम्परेरी फ्रीज होता है, ये कोई परमानेंट फ्रीज नहीं है। इसके लिए आपको किसी साइबर सेल नहीं जाना, आपको किसी MHA के पोर्टल पे नहीं जाना, आपको NCRP पे नहीं जाना, आपको इनकम टैक्स नहीं जाना। इसके लिए आपको बैंक ही जाना है, बैंक को सारे रिलायबल डॉक्यूमेंट देने हैं और बैंक से ही बात करनी है। आपका अकाउंट फिर बैंक के द्वारा ही डीफ्रीज किया जाएगा और इसमें समय सीमा 7 से 10 दिन की होती है। 7 से 10 दिन के अंदर बैंक आपके अकाउंट को डीफ्रीज करके देगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है
तो आप आरबीआई को इसकी कंप्लेन कर सकते हैं एक मेल के द्वारा, जिसमें आपको एक काम और करना है कि जिस भी बैंक में आपका खाता है उसमें नोडल, प्रिंसिपल नोडल और ब्रांच मैनेजर को भी सीसी में रख दीजिएगा। आपको सीधा आरबीआई को मेल करना है, बैंक को, बैंक के प्रिंसिपल नोडल को और ब्रांच मैनेजर को आपको सीसी में रख के सीधा आरबीआई को मेल करना है। फिर आरबीआई को जो भी बैंक के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी वो आरबीआई बैंक के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आप खुद भी कोर्ट में एक सूट फॉर डैमेज बैंक के खिलाफ फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप बैंक से कंपनसेशन मांगेंगे कि आपने मेरा अकाउंट बिना किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कंप्लेन के चलते फ्रीज किया है। ये आपकी ड्यूटी है, आपने मेरा अकाउंट को फ्रीज किया और आपको आपकी ड्यूटी थी इसको टाइमली ओपन करने की, आपने इसको टाइमली ओपन नहीं किया जिससे मेरा नुकसान हुआ है। आप इस अकाउंट को ओपन करके दीजिए। अब इस फ्रीज के रीजन समझते हैं। देखिए, इस फ्रीज का रीजन कुछ भी हो सकता है। या तो आपने कोई गेमिंग विड्रॉ किया है, या आपने P2P ट्रेडिंग की है, यूएसडीटी सेल की है, या आपने क्रिप्टो भी की है, या फिर आपके फ्रेंड ने आपको अकाउंट में पैसा डाला जो आपको नहीं पता कि वो पैसा लेजिबल था या नहीं था, क्या वो गेमिंग से ही विड्रॉ किया हुआ पैसा था, या आपके फ्रेंड ने यूएसडीटी को सेल की थी और उसका पैसा आपके अकाउंट में डलवा दिया, या कोई क्रिप्टो सेल करी गई उसका पैसा आपके अकाउंट में डला दिया गया, या आपके फ्रेंड ने किसी से फ्रॉड करके उस पैसे का जो रिसीविंग थी वो आपके अकाउंट में ले ली। तो आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि जो आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, या तो आपने डायरेक्ट गेमिंग खेली है, आपने किसी चाइनीज ऐप से गेम खेला है, या आपने किसी ऐसी ऐप से गेम खेला है जो इंडिया में लेजिबल नहीं है और उस वजह से आपके अकाउंट में कोई पैसा आया और आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। एक जो मेजर कारण आजकल आ रहा है लोन के चक्कर में, कुछ चाइनीज ऐप चल रही हैं जो छोटा छोटा लोन देती है और जब वो छोटा अमाउंट आपके अकाउंट में आता है तो आपका अकाउंट फ्रीज होता है। अब आपको ये पता लगता है कि आपका अकाउंट साइबर सेल में कोई कंप्लेन गई थी, या तो आपने कोई गेम खेला था, या आपके पास किसी पार्टी की पेमेंट आई थी, या आपने अपना अकाउंट किसी को रेंट पे दे दिया था। अकाउंट को रेंट पे देना एक अलग टॉपिक है जिसके लिए हम डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे। अगर आपको अकाउंट रेंट पे यानी कि अकाउंट म्यूलिंग या मनी म्यूलिंग क्या होता है, इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए फिर से बनाएंगे। अभी बात करते हैं मनी म्यूलिंग की, यानी कि अकाउंट रेंट पे अगर आपने दिया था, ये भी एक कारण हो सकता है आपके अकाउंट के फ्रीज होने का। आजकल के जो बच्चे हैं या आजकल के जो युवा जनरेशन है वो बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में किसी की बातों के बहकावे में आते हैं और बहकावे में आकर वो अपना अकाउंट किसी को यूज करने के लिए दे देते हैं, एक थोड़े से लालच के चक्कर में कि आप मुझे अकाउंट अपना रेंट पे दे दो, मैं आपको 5,000, 10,000, 20,000 रुपये मंथली ट्रांजेक्शन करके और जो भी आपका रेंट होगा मैं आपको 5,000, 10,000, 20,000 पे आपको पे कर दूंगा। कुछ इंस्टाग्राम पे मैं चैनल देखता हूँ जो लालच देते हैं कि हम आपको स्कॉर्पियो दे देंगे, आप हमें करंट अकाउंट लाके दे दो, आप हमें कॉर्पोरेट अकाउंट लाके दे दो, हम आपको एक स्कॉर्पियो देंगे, आपको 5 लाख रुपए के देंगे, 10 लाख रुपए देंगे। ये स्कॉर्पियो आपको मिले ना मिले, लेकिन ये अकाउंट रेंट पे देना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो जो भी पैसा बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं वो अपना अकाउंट रेंट पे बिल्कुल ना दें, वरना भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतोगे। मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें एक व्यक्ति था जो 2nd ईयर का स्टूडेंट था, उसका अकाउंट रेंट पे देने के बाद -100 करोड़ रुपए गया। इस उधार को शायद मेरे हिसाब से उसकी 7 पुश्तें नहीं चुका पाएंगी, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आएगा, ये बात तो तय है। तो अकाउंट रेंट पे देने से पहले आपको 100 बार सोचना है। और अगर आपसे कोई आपका अकाउंट रेंट पे मांग रहा है तो सबसे पहले उसकी कंप्लेन, ताकि वो किसी और को ना फंसा दे, आपको नियरेस्ट साइबर सेल में करनी है कि वो व्यक्ति किसी और को ना फंसा दे कहीं। अब बात करते हैं कि आपको पता लगा कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, वाया साइबर हुआ है या MHA या NCRP, ये तीनों नंबर एक ही हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको पता लग गया आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले बैंक से कांटेक्ट करना है। आपको बैंक से डिटेल लेनी है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आया था कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है,
आप मुझे डिटेल प्रोवाइड कराइए कि मेरा अकाउंट कहाँ से फ्रीज हुआ है। कई बार बैंक बड़ा हेल्पफुल होता है, ये सारी डिटेल दे देता है। अगर बैंक आपको इसकी कोई भी डिटेल नहीं दे रहा है कि आपका अकाउंट फ्रीज कहाँ से है, आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको जाना है नियरेस्ट साइबर सेल। जो भी आपके घर के नज़दीक में साइबर सेल हो, आपको वहाँ जाना है, उनको अपना अकाउंट नंबर बताना है और वो अपने सिस्टम में आपका अकाउंट नंबर डालेंगे और वो पूरी डिटेल आपको निकाल के देंगे कि आपका अकाउंट किस स्टेट से फ्रीज है। क्या उस पर एक कंप्लेन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एक अकाउंट पे 10 से ज़्यादा कंप्लेन भी हो सकती है और वो 10 से ज़्यादा स्टेट से भी फ्रीज हो सकता है। अगर आपने गेमिंग विड्रॉ लिया है, अगर आपने अकाउंट रेंट पे दिया है, आपने कलर ट्रेडिंग करी है, तो आपका अकाउंट एक से ज़्यादा स्टेट से भी फ्रीज हो सकता है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, या तो बैंक जाकर या फिर नियरेस्ट साइबर सेल जाकर। अगर दोनों ही आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आपको तीसरा स्टेप जो करना है, आपको 1930 पे कॉल करना है। 1930 एक साइबर हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कॉल करेंगे, आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। अकाउंट नंबर आपके आने के बाद आप जब उनका अकाउंट नंबर बता देंगे तो आपको वो प्रॉपर एक टेक्स्ट मैसेज आपके फ़ोन पर भेज देंगे, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आपका अकाउंट फ्रीज किस स्टेट के किस साइबर सेल ने किया है और किस लेयर में है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती होगी लोगों के मन में कि लेयर क्या होता है। हम कैसे पता करें कि हमारा अकाउंट किस लेयर में है, कौन सी लेयर खतरनाक है, कौन सी लेयर आसानी है, या किस लेयर में हमें अरेस्ट किया जा सकता है, किस लेयर में हमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आइए वो चीज़ जानते हैं। देखिए, लेयर सिस्टम होता है कि आपके अकाउंट में पता लगा कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, इसमें लेयर कुछ भी हो सकती है। लेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो 20 लेयर तक भी जा सकती है। आपका अकाउंट किसी भी लेयर में हो सकता है, जिसमें सबसे खतरनाक लेयर ये तीनों है। अब कुछ व्यक्ति बैठ के ये सोचेंगे कि मैं तो लेयर 6 में हूं, मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। देखिए, लेयर सिस्टम होता क्या है, किसी ने फ्रॉड करा और एक अकाउंट में पैसा आ गया। अब ये जो अकाउंट में पैसा आया, ये जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति था, ये अकाउंट इसी से लिंक था। तो पहली बात तो एफआईआर जो होगी उसमें ये अकाउंट नंबर मेंशन्ड होगा। अब समझिए, इस व्यक्ति ने एक और अकाउंट में भेजा पैसा, ये है सेकंड नंबर का अकाउंट, तो लेयर चढ़ी सेकंड नंबर की हो गई है। अब इस सेकंड नंबर से थर्ड अकाउंट में चला गया तो ये लेयर थर्ड हो गई। लेयर थर्ड से ये फोर्थ अकाउंट में गया पैसा, यानी कि ये जितने अकाउंटों में पैसा घूमेगा लेयर उतनी चढ़ती जाएगी। अब कोई कहे कि सर मेरा तो 5 के बाद लेयर 6 में है तो मुझे तो डरने की जरूरत ही नहीं है, आप तो लेयर 1 2 3 कह रहे हो कि मुझे डरने की जरूरत इसमें है। नहीं, देखिए, कई बार क्या होता है कि इस फ्रॉड वाले व्यक्ति ने ही ये 2 से 5 तक अकाउंट कैप्चर कर रखे थे। यानी कि इस व्यक्ति के भाई का ये अकाउंट था, बीवी का ये अकाउंट था, भतीजे का ये अकाउंट था और मौसी के लड़के का ये अकाउंट था। तो ये सारे अकाउंट इससे लिंक्ड हुए। अब लेयर तो 5वीं आई, अब इसके 5th अकाउंट से 6th में जो पैसा आया वो लेयर आपको तो शो हो रही है 6वीं, लेकिन एक्चुअल वो लेयर 1 है। नहीं, आप चौड़े में जाओ भगे भगे, सर मेरा तो लेयर 6 में है, मेरे को कैसे अरेस्ट कर लोगे। तो आप ये समझ के जाना कि लेयर 5 तक अगर उस अकाउंट में कनेक्शन है और आप लेयर 6 में फॉल कर रहे हैं तो आप लेयर 6 में आपके डाटा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो साइबर डाटा कह रहा है आप लेयर 1 में है, तो आपको इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। तो लेयर सिस्टम कुछ भी हो सकता है और उस लेयर पे भरोसा करके ना चलना। आप पहले कंफर्म करना कि आपका अकाउंट किस लेयर में है। अब आते हैं एफआईआर केस पे। सपोज कहीं किसी स्टेट में बहुत बड़ा गबन हुआ है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ का गबन हुआ है और उसमें एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर नंबर भी होगा, उसके अंदर सेक्शन भी सारे लिखे होंगे कि जी 420 भी है इसके अंदर, 66D भी है इसके अंदर, 406 भी है इसके अंदर।
ठीक है, ये सारे सेक्शन भी उसके अंदर मेंशन होंगे। अब सवाल आता है कि अगर एफआईआर हो चुकी है और आपके पास नोटिस आया है, तो वो नोटिस क्या है, आपको किस नोटिस का रिप्लाई करना है और किस नोटिस में आपको जाना जरूरी है, वरना आपके खिलाफ वारंट निकल सकते हैं। तो वो भी क्लियर करते हैं। साइबर सेल नोटिस भेजता है सेक्शन 94 या 106 का, और या फिर वो भेजता है 35(3) का नोटिस जो बीएनएसएस का है, या फिर 41(a) का नोटिस जो सीआरपीसी का है। अब ये क्या चीज़ है, साइबर ने सेक्शन 94 या 106 का नोटिस भेजा है। ये नोटिस बैंक को भी भेजा जा सकता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर अकाउंट है, उस अकाउंट में ये एफआईआर हो चुकी है और इस एफआईआर में हमने 8 अकाउंट रडार पे लगाए हैं, इन 8 अकाउंटों में फ्रॉड का पैसा आया है और इन 8 अकाउंटों से 250 अकाउंट में फ्रॉड का पैसा घूमा है। तो साइबर सेल ने पर्टिकुलर आपके बैंक को भेजा, आपका जो भी बैंक है, कि इस 250 अकाउंट में से 8 अकाउंट की या 10 अकाउंट की या 20 अकाउंट की, जो भी उस बैंक में, इन 250 में से जितने भी अकाउंट उस बैंक के अंदर होंगे, तो हमें इसकी सारी डिटेल दीजिए, जिसमें वो केवाईसी की डिटेल मांग सकता है, अकाउंट की स्टेटमेंट मांग सकता है, एड्रेस मांग सकता है, पैन कार्ड मांग सकता है। ये सारी डिटेल साइबर सेल मांगेगा बैंक से। ये बैंक की ड्यूटी है साइबर सेल को प्रोवाइड कराना। लेकिन अब साइबर सेल करता क्या है, कई केसेस में साइबर सेल इस सेक्शन 94 के नोटिस को डायरेक्ट एक्यूज को भेजता है। सेक्शन 94 और सेक्शन 106 कहता क्या है, ये एक सर्च एंड सीजर का नोटिस है। इसका मतलब है कि साइबर सेल ने आपको नोटिस भेजा है कि आपकी प्रॉपर्टी में कहीं से कोई स्टोलन हुई प्रॉपर्टी, वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये पैसा एक प्रॉपर्टी तो है। ये पैसा जो फ्रॉड हुआ किसी और के साथ, ये किसी और की प्रॉपर्टी ही तो है जिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। तो ये प्रॉपर्टी आपके अकाउंट में आ गई है, तो साइबर ने आपको नोटिस भेज दिया सेक्शन 94 सेक्शन 106 का, कि आप हमें बताइए कि ये जो पैसे का कुछ पार्ट आपके अकाउंट में आया है वो 5 रुपए से लेके 5 करोड़ तक भी हो सकता है। तो साइबर सेल आपको नोटिस भेजता है कि ये आपके पास कैसे आया, कहां से आया, इसका लेजिबल सोर्स क्या था, और ये जहां से भी आपके पास आया उसका प्रूफ आप हमें दीजिए। उसके लिए आपको इन पर्सन भी बुलाया जा सकता है। सवाल उठता है वकील साहब, क्या इन पर्सन हम जाएं या ना जाएं? देखिए, आपके ऊपर है, चाहो आप इन पर्सन जाओ, आप किसी एडवोकेट को हायर करके भेज सकते हो, और या फिर आप इसका रिप्लाई भी भेज सकते हो, ये आपके ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की मल्टीपल जजमेंट है इस पे कि आप रिप्लाई भेज सकते हो सेक्शन 94 के नोटिस का, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है अगर आपसे कोई डिटेल मांगी गई है तो। अब बात आती है कि आपको साइबर सेल ने 35(3) का नोटिस भेजा है अंडर सेक्शन बीएनएसएस, आपको 35(3) का नोटिस भेजा गया है अंडर सेक्शन बीएनएसएस, या आपको 41(a) का नोटिस भेजा गया है सीआरपीसी का। ये नोटिस ऑफ इंक्वायरी है। अब क्या है, कुछ समझदार लोग क्या करते हैं कि इसका भी रिप्लाई भेज देते हैं। वो किसी के पास गए, उसने बताया कि इसका रिप्लाई बना के भेज दो। गधे हो आप, आपको बिल्कुल नहीं भेजना, ये आपको इन पर्सन प्रेजेंट होने के लिए बुलाया है। उस नोटिस को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे नीचे लिखा होता है कि अगर आपने इसका कंप्लायंस नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको अरेस्ट करने की पावर साइबर सेल के पास है। तो ये नोटिस में स्पेशली लिखा होता है कि अगर आप नहीं आए इन पर्सन, ये नोटिस ऑफ इंक्वायरी है जो आपको ज्वाइन करनी है, पुलिस ने आपको बाउंड डाउन किया है, आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाओगे तो पुलिस के पास पावर है आपको अरेस्ट करने की। अब कुछ लोगों का सवाल आया एक कि सर आप एक बात बताओ, कर्नाटक में एक एफआईआर हुई है, ठीक है सर, और मैं रहता हूं दिल्ली, या मैं रहता हूं मुंबई, या मैं रहता हूं जयपुर, तो साइबर सेल ने मुझे नोटिस भेजा है, मैं कैसे जाऊं? तो देखिए, अगर साइबर सेल ने आपको नोटिस वाया कोरियर भेजा है, ये डिफेक्टेड है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर ये कर्नाटक से नोटिस आपके नियरेस्ट साइबर सेल आया है या आपके नियरेस्ट थाने में आया है, जिसको बोलते हैं पुलिस स्टेशन,
और पुलिस वाले आपके घर पे आपको दे गए उस नोटिस को, भाई साहब आपका बुलाया आया है कर्नाटक से, आपको जाना पड़ेगा, पुलिस वालों ने बुलाया है, और आपको वो नोटिस हैंड ओवर करके उसने आपसे साइन ले लिए पेपर पे, आपको जाना ही पड़ेगा। अब सवाल आता है कि सर 35 दिन का नोटिस आ गया तो मुझे क्या गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, वैसे पुलिस ने आपको बाउंड डाउन कर रखा है, आपको जाना चाहिए, लेकिन यहाँ हम सलाह देते हैं कि आप सबसे पहले किसी एडवोकेट की मदद कीजिए। आपको सबसे पहले भागकर जाना है, अपने नियरेस्ट कोर्ट जाना है, अपने घर के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, जो भी वकीलों को जानते होंगे, आपको एक अच्छे एडवोकेट को हायर करना है। उनको पूरा मैटर समझाना है कि आपने गेम खेला था, अकाउंट रेंट पे दिया था, किसी को कोई ट्रांजैक्शन करी थी, या आपने किसी से बिजनेस किया था और उस वजह से आपके पास ये नोटिस आ गया और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। आपको किसी एडवोकेट के पास जाना है। अब वो वकील साहब क्या करेंगे इस एफआईआर केस में? या तो वो वकील साहब वहाँ के किसी लोकल एडवोकेट को बात करेंगे, और या फिर वो वकील साहब आपके साथ इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए जाएंगे। एनी हाउ जाना ही पड़ेगा, ये बात आप मान के चलो। ये सारी बात आपने समझ ली। अब सवाल आता है, सर अकाउंट फ्रीज हो गया है, मैं हूं इनोसेंट, मुझे कराना है डी फ्रीज, या मैं इसके अंदर खुद विक्टिम हूं, या मैंने फ्रॉड खुद किया है, पर मुझे अकाउंट डी फ्रीज ही कराना है अपना। सर करवाओ कैसे भी करके प्रोसेस। अब कुछ एडवोकेट इसमें क्या बोलते हैं कि आप अपने नियरेस्ट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करो अंडर सेक्शन 497 BNSS। आधी बात तो वो आपको सच बताते हैं और आधी बात व्यूज गेन करने के चक्कर में झूठ बताते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये अंडर सेक्शन 497 ही फाइल होगी, लेकिन वो आपके कोर्ट में नहीं होगी, वो जिस साइबर सेल से, यानी कि अगर कर्नाटक से है, जयपुर से है, मुंबई से है, दिल्ली से है, जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में ये साइबर सेल आते होंगे, ये एप्लीकेशन जो 497 की है वो उसी कोर्ट में फाइल होगी, आपके घर के नजदीकी कोर्ट में नहीं होगी। कहीं आप उठे और अपने घर के नजदीकी कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगा दी, उस कोर्ट में नहीं फाइल होनी। ये जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में ये साइबर सेल कर्नाटक का, जयपुर का, मुंबई का, दिल्ली का, केरल का, तमिलनाडु का, तेलंगाना का आता होगा, उस कोर्ट की जुरिडिक्शन में, जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में साइबर सेल है उसी कोर्ट में फाइल होनी है एप्लीकेशन। तो आप ऐसी भ्रांतियों से बचिए और ऐसे लोगों की बातों से बचिए जो आपको कहते हैं कि उसी कोर्ट में फाइल होगी। पहला तरीका आपको बता दिया कि जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में साइबर सेल आता है अंडर 497 BNSS एप्लीकेशन फाइल होगी। लेकिन एप्लीकेशन फाइल करने से पहले एक काम और कर लेना, ये नंबर 2 पे था, नंबर 1 पे था कि आप साइबर सेल विजिट कर लेना अपने सारे एलिजिबल डॉक्यूमेंट लेके। जरूरी नहीं है आपने फ्रॉड किया है, आपको आपके दोस्त ने भी पैसा दिया होगा, आपके पास अपने दोस्त की डिटेल होगी और उसने जो आपको पैसा दिया होगा वो फ्रॉड का पैसा होगा, आपके पास ट्रांजैक्शन का नंबर होगा, UTR नंबर होगा, वो सारे एलिजिबल डॉक्यूमेंट लेके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके अकाउंट की स्टेटमेंट और एक्नॉलेजमेंट नंबर, साथ में सारे एलिजिबल प्रूफ, ये सारे लेके आपको साइबर सेल जाना है। आप खुद जाओ या आप किसी अधिवक्ता को भेज सकते हो आपके बिहाफ पर, वो जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, कंसर्न आईओ से बात करेंगे। कंसर्न आईओ अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपके अकाउंट को डीफ्रीज करने की NOC बैंक को मेल कर देगा। तो सबसे पहले ये करके देखना। अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर आपको कोर्ट जाना है। अब बात आती है कि ना आपको कोर्ट जाना है और ना आपको साइबर सेल जाना है। आप व्यापारी आदमी हो, आप बिजी हो और आप कहीं नहीं जा सकते। दिल्ली का आदमी उठ के कर्नाटक नहीं जा सकता, तो आपको करना क्या है, रिट फाइल करनी है हाई कोर्ट में। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट में आपको रिट फाइल करनी है।
वकील साहब को बोलना सर ये रिट फाइल कर दो आप मेरे अकाउंट को खुलवाने के लिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन देंगे और आपके अकाउंट को डीफ्रीज की डायरेक्शन होगी। अमाउंट को लीन रख लिया जाएगा जो भी डिस्प्यूटेड है और आपके अकाउंट को डीफ्रीज कर दिया जाएगा। अब सपोज करो कि किसी का अकाउंट डीफ्रीज हो गया। एक सवाल होगा आप सबके मन में कि सर मेरे अकाउंट में लीन अमाउंट का क्या हुआ, जो डिस्प्यूटेड था सर मेरे अकाउंट में तो 500 रुपये था, 1000 रुपये था, 2000 रुपये था, 20,000 था, इसका क्या होगा? ये लीन ही रहेगा। आप चाहो तो इसको साइबर सेल से बात करके विक्टिम को प्रोवाइड करा दो। कंसर्न आईओ से आप बात करोगे, जो पहले वाले केस में आप आईओ के पास जाओगे ना, तो आईओ साहब को बोलना सर मैं इनोसेंट हूँ पर फिर भी ये भुगतान मैं अपनी जेब से करता हूँ, आप विक्टिम को पैसे रिटर्न करा दो और इसको अनलीन की डायरेक्शन कर दो मेरे बैंक को और डीफ्रीज की भी। तो आपका ये लीन अमाउंट भी क्लियर हो जाएगा, आपका ये अनलीन भी हो जाएगा, डीफ्रीज भी हो जाएगा। अब सवाल है कि किसी ने अमाउंट को लीन ही छोड़ रखा है, अकाउंट को डीफ्रीज करा लिया, सर करना क्या है? लीन अमाउंट का क्या होगा? इस लीन अमाउंट का होगा ये जो इसके अंदर विक्टिम होगा, जिसने कंप्लेन की है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। अब वो कोर्ट में अंडर सेक्शन 497 BNSS के थ्रू एक एप्लीकेशन फाइल करेगा और वो कहेगा जनाब मैंने कंप्लेन की थी, साइबर ने 250 अकाउंटों में अमाउंट को फ्रीज कर दिया है, अब मुझे रिकवरी चाहिए। तो जो ऑनरेबल कोर्ट है वो हर अकाउंट में जितना जितना अमाउंट है उनको समन करेगा कि आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट किया जा रहा है, आप हमारे पास आइए अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन है, और अगर आप नहीं आओगे तो पैसा कट कर लिया जाएगा। तो अगर आपका लेजिबल अमाउंट है आप ऑब्जेक्शन फाइल कर देना, आपका लेजिबल अमाउंट नहीं है तो आपका पैसा कट जाएगा, आपका लीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब ये कभी भी हो सकता है, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 20 महीने, जब ये विक्टिम सो के उठ जाए, क्योंकि कंप्लेन करा के तो ये बैठ गया, अब इसको जगाए कौन? भाई जग जा, पैसे ले ले। अभी जब जगेगा तब ये प्रोसेस पूरा करेगा। तो ये लीन अमाउंट का प्रोसेस है जो आपके अकाउंट में लीन कर दिया गया, अब वो खुलेगा कैसे? एट लास्ट अब बात करते हैं कि सर मेरे अकाउंट में सिर्फ 5 रुपये डिस्प्यूटेड है, मेरे अकाउंट में 10 रुपये डिस्प्यूटेड है, मेरे अकाउंट में 20 रुपये डिस्प्यूटेड है, या कोई भी 1000 रुपये से नीचे का आप अमाउंट पकड़ के चल सकते हो कि सर ये डिस्प्यूटेड है। लेकिन फ्रीज तो सर कर्नाटक से है या केरला से है या तमिलनाडु से है या गुजरात से है, सर क्या करना है? आप वकील के पास गए, वकील ने कहा सर कर्नाटक की फीस मैं आपसे लूंगा 50,000, या केरला की फीस लूंगा 1 लाख, या तमिलनाडु की फीस लूंगा 75,000, या गुजरात की फीस लूंगा 35,000। आप भी घबराओगे? सर 5 रुपए के चक्कर में 50,000 खर्च करूं या 1 लाख खर्च करूं, 75,000 खर्च करूं, 35,000 खर्च करूं, मैं पागल थोड़ी हूं। आप सुनो, पहली बात तो वकील जो आपको बताता है फीस, जो अधिवक्ता बताता है जिसको आप हायर करते हो, वो आपको आपके 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए को देख के आपकी फीस नहीं बता रहा। उसको आपका अकाउंट खुलवाने के लिए कर्नाटक ही जाना पड़ेगा या केरला ही जाना पड़ेगा, चाहे कोर्ट जाए चाहे साइबर सेल जाए, या तमिलनाडु ही जाना पड़ेगा या गुजरात ही जाना पड़ेगा। अब आप कॉस्टिंग निकाल लो कि एक व्यक्ति, एक वकील दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से अगर कर्नाटक जाता है, 36 घंटे की जर्नी है ट्रेन की, तो वो अपने 36 घंटे जाने में और 36 घंटे आने में क्यों खराब करेगा भाई? रेगुलर काम है उसका, रेगुलर केस चलते हैं उसके, तो 36 घंटे तो जर्नी है, 1 हफ्ता वहां पे रुकेगा, लगभग 1 वीक उसको रुकना पड़ेगा, परमिशन आती है ऊपर से। तो जो वकील अपने 10 दिन खराब करेगा भाई है, वो क्या चूरन बांटने जाएगा? आना जाना, एकोमोडेशन, 7 दिन का रहना और अपनी लीगल फीस, वो तो इसी में चार्ज करेगा ना आपसे। आपकी डिस्प्यूटेड अमाउंट में क्या है उससे उसको मतलब नहीं है। आप चाहो तो खुद भी जाके करा सकते हो,
इसका अधिवक्ता से लेना देना नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है, आपको डर लग रहा है, आप इतने बिजी हो कि आप नहीं जा सकते, तो आप अधिवक्ता हायर करोगे ना कहीं यहाँ जाने के लिए या इंडिया के किसी भी स्टेट में जाने के लिए, तब वो आपके अकाउंट को डीफ्रीज कराएगा। तो ये स्टेट वाइज फीस है, ये किसी उसकी फीस नहीं है कि आपसे कोई एक्सटॉर्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं, मेरे पास ना दिन के कम से कम 150 कॉल आते हैं। अब उनके सवाल क्या होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा यार, मैं बुराई नहीं कर रहा ना बेइज्जती कर रहा, उनका सवाल क्या है, सर मेरे अकाउंट में 900 रुपये तो डिस्प्यूटेड है और 3000 रुपये मेरा फंसा हुआ है, और फंसा कहाँ से है, गुजरात से। सर मैं अकाउंट का क्या करूं? छोड़ दो, मत खुलवाओ, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद भी अगर गुजरात से खुलवाने गए तो 15 से 20 हजार रुपये का खर्चा कर दोगे। आना जाना तुम्हारा, जगह जगह जाओगे, गुजरात जाओगे, ट्रेन से जाओगे, प्लेन से जाओगे, रहोगे, पुलिस वाले के पास जाओगे, तो भाई मत खुलवाना। अब एक आदमी कह रहा है भाई मेरे अकाउंट में वकील साहब 20,000 रुपये हैं या 2,000 रुपये हैं और मेरा फीस है कर्नाटक से। भाई रात को सो जाओ आराम से, कोई जरूरत नहीं जाने की, छोड़ दो, तुम भी छोड़ दो। कर्नाटक खुद अनफ्रीज कराने के लिए जाओगे, 55,000 रुपये तक का खर्चा करके आओगे, और वकील को करोगे तो 75,000 रुपये का खर्चा कराओगे। खुलवाना क्यों है? तो जिसके भी कहने का मतलब ये है, जिसके भी छोटे अमाउंट है ना यार, तुम लोग लोड ना लो। ठीक है, तुम्हारा पैसा हो सकता है, तुम्हारे लिए बड़ी रकम हो सकती है, मेहनत की कमाई हो सकती है, लेकिन उस मेहनत की कमाई को लेने के लिए तुम्हें खर्चा जरूरत से ज्यादा करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ज्यादा है ये। तो मत करो, तुम छोड़ दो, क्योंकि फिर तुम क्या करोगे, सर हमारा देश खराब है, सर वकील साहब हरामी है, फीस ज्यादा ले रहे। भाई वकील क्या करेगा इसमें, जाके तो खुलवाएगा। सर साइबर पे क्यों जाऊं? भाई मत जाओ, छोड़ दो अकाउंट, तुम्हें किसने बोला साइबर में जाने की जरूरत है, लेकिन खुलवाना है तो जाना पड़ेगा, तो ऐसे ही छोड़ दो इसको। पार्ट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी होगी बाद में, अपने अकाउंट खुलेगा, खुलेगा नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, छोड़ दो इतने से अमाउंट को, क्यों उसकी सरदर्दी ले रहे हो? छोटे छोटे अमाउंटों को खुलवाने में क्या फायदा, और फायदा वकील का भी नहीं है, वो बेचारा मेहनत करेगा, सारा काम करेगा, इससे बढ़िया है इस अकाउंट को छोड़ दो, पार्ट ऑफ इंक्वायरी या दूसरा अकाउंट खुलवाओ। अब आपने दूसरा अकाउंट भी खुलवा लिया, सर मेरा वो भी अकाउंट फ्रीज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपका पैन कार्ड अटैच है, और इस पैन कार्ड से आप जो जो अकाउंट खुलवाते जाओगे वो सारे अकाउंट फ्रीज होते चले जाएंगे, फिर घूमते रहना। तो करना क्या है, अपने किसी फ्रेंड का अकाउंट यूज कर लो, फंसाना देना उसको भी गेमिंग के पैसे से। अपनी बीवी वाइफ का अकाउंट यूज कर लो, मदर फादर का अकाउंट खुलवा लो, या अपने ब्रदर का अकाउंट खुलवा लो, इसको यूज करो फिलहाल। और साफ सुथरी ट्रांजेक्शन करनी है इसके अंदर, कहीं करो तुम और भरे बेचारे ही है। तो इसलिए जो भी अकाउंट करनी है, जो भी ट्रांजेक्शन करनी है, वो साफ सुथरी करनी है इनके अंदर। अब फाइनल इसको खत्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। अगर मैं समझाने जाऊंगा तो शायद ये मेरे हिसाब से 2-3 दिन का टॉपिक हो जाएगा। फाइनली इसका आउटकम ये है कि सर अकाउंट फ्रीज है, डीफ्रीज कराना है, तो 3 प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं। साइबर सेल विजिट कर लो, कोर्ट में 497 की एप्लीकेशन लगा लो, हाई कोर्ट में रिट फाइल कर लो। दूसरी बात, आजकल के नए बच्चों के लिए गेमिंग बिल्कुल नहीं करनी है, करोगे तुम भरोगे तुम्हारे माँ बाप। किसी को अकाउंट रेंट पे नहीं देना है, एक ही दिन में सबको सुल्तान मिर्जा बनना है। अकाउंट रेंट पे बिल्कुल नहीं देना किसी भी लालच में। ये जो KTM के, बुलेट के, स्कॉर्पियो के सपने दिखाए जाते हैं ना, तो आजकल दिल्ली पुलिस को तो वैसी स्कॉर्पियो मिली है भाई, स्कॉर्पियो में जरूर जाओगे लेकिन वो दिल्ली पुलिस वाली होगी, इसी में जाना पड़ेगा। तो अकाउंट रेंट पे आपको बिल्कुल नहीं देना। मेन बात, अगर आपके अकाउंट में
छोटा अमाउंट है, 900 रुपये है, 1000 रुपये है, 2000 रुपये है, या आपको ऐसा लग रहा है कि इस अकाउंट को खुलवाने में जितना मेरे अकाउंट में बैलेंस है उससे 3 गुना खर्चा आएगा, उस अकाउंट को बिल्कुल मत खुलवाना, अगर वो लेयर 1, 2, 3 में फॉल नहीं करता है तो आपको उस अकाउंट को खुलवाना नहीं है। फाइनली इस सेशन को ख़त्म करते हैं आज। इसके अलावा और भी कोई क्वेरी किसी के मन में रह गई हो, कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। एक एक कमेंट को छांट कर और जिस जिस कमेंट का हम रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट कर दिया जाएगा। और हमें ऐसा लगा कि अभी भी कन्फ्यूज़न ज़्यादा है या कमेंट की भरमार को देखते हुए लोगों के मन में जो नई क्वेरियाँ उत्पन्न होंगी, ये सारी क्वेरी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी लोगों के मन में रह गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल देना। पॉसिबल होगा तो उस पर फिर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। मनी म्यूलिंग के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और किसी की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।